कोरोना की वजह से मरने वाले के परिजनों को मुआवजा देने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लाखों लोगों के लिए मरहम की तरह आया है। हालांकि न्यायालय ने मुआवजे की रकम तय करने से इनकार कर दिया है, पर इस आदेश से ऐसे वक्त में सरकार का मानवीय उत्तरदायित्व जरूर तय हो गया है, जब इस मामले में याचिका दायर करके कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की मांग की गई थी, तो अदालत ने सरकार से इस पर उसका रुख जानना चाहा था। तब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर साफ कह दिया था कि प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में जिन 12 विषयों को शामिल किया गया है, उनमें बाढ़, भूकंप जैसी स्थितियां तो आती हैं, पर कोरोना जैसी महामारी नहीं आती। सरकार मरने वालों को मुआवजा देने में अक्षम है। इस तरह उस पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सरकार का उत्तरदायित्व मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह सरकार को तय करना है कि मुआवजे की राशि कितनी होगी। इसके लिए 6 हफ्ते के भीतर दिशा निर्देश जारी करने होंगे। यह सही है कि सरकारी मुआवजे से उन लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं हो जाती जिन्होंने अपना भरण पोषण करने वाला सदस्य खो दिया है, पर सरकार ऐसे लोगों को कुछ दिन तक संभालने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आपदा, दुर्घटना आदि में मुआवजे का प्रावधान इसीलिए किया गया है कि परिवार के बचे हुए लोगों को संभलने और नए ढंग से जीवन शुरू करने में आसानी हो। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख लोगों की जान चली गई, जबकि दूसरी एजेंसियां इससे कई गुना अधिक मौतों का कयास लगा रही हैं। मरने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद उनके बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चों का जीवन दूभर हो गया है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके लिए मुआवजे की मामूली रकम भी बड़ा सहारा साबित होगी। यह भी उजागर तथ्य है कि हर साल लाखों लोग इलाज पर आने वाले खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। कोरोना के इलाज पर भारी भरकम खर्च के चलते बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई है। उसके बावजूद अगर कमाने वाले सदस्य की जान नहीं बच पाई, तो उस परिवार का भविष्य अंधकार में हो गया। ऐसे लोगों के लिए मुआवजा कुछ दिन के लिए ही सही भरण पोषण का सहारा बन सकता है। मुआवजे को लेकर न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकारों की भी हिचक बनी रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में तैनाती में सैकड़ों कर्मचारी संक्रमित हुए और अपनी जान गंवा बैठे। इस पर वहां के शिक्षक संघ ने मुआवजे की मांग की थी, मगर राज्य सरकार ने उसे ठुकरा दिया था। इसी तरह बहुत सारे चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि उनके लिए बीमा और विभागीय मदद के प्रावधान हैं, पर मुआवजे को लेकर वहाँ भी जटिलताएं हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हालांकि उन्हीं लोगों को मुआवजा मिल सकता है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण कोरोना दर्ज है। बहुत सारे ऐसे गरीब, गुरबा और दूर दराज के लोग इसके लिए दावा पेश नहीं कर पाएंगे जिन्होंने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इसलिए इस मामले में सरकार से बहुत सुसंगत और मानवीय तरीके से दिशा निर्देश तय करने की अपेक्षा की जाती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट उसे सौंप दी। अभी यह स्पष्ट नहीं कि यह टीम किस नतीजे पर पहुंची है, लेकिन उसके साथ जिस तरह हाथापाई करने की कोशिश की गई उससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यह रिपोर्ट क्या कह रही होगी। इसकी एक झलक इस टीम के एक सदस्य के उन बयानों से मिलती है जिसके तहत उन्होंने जले हुए घरों और बेघर भाजपा कार्यकर्ताओं का उल्लेख किया। इसके अलावा सिविल सोसाइटी की एक तथ्य खोजी समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट भी बहुत कुछ कह रही है। इस समिति के अनुसार चुनाव बाद सुनियोजित तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से हिंसा की गई। अकेले 16 जिलों में 15,000 से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस दौरान कई लोगों की हत्या की गई और तमाम महिलाओं से दुष्कर्म किया गया। इसका मतलब है कि राजनीतिक द्वेष और कलुष से भरी हुई तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को जंगल राज में तब्दील कर दिया। निसंदेह ऐसा इसीलिए संभव हो सका क्योंकि पुलिस के साथ साथ ममता सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। यह बेहद शर्मनाक और अकल्पनीय है कि एक महिला मुख्यमंत्री अपने समर्थकों की ओर से राजनीतिक विरोधियों की महिलाओं से किए जाने वाले दुष्कर्म की घटनाओं से भी अविचलित बनी रहे। चुनाव बाद हिंसा की भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बंगाल को भी शर्मसार करने वाली हैं। यदि ऐसी भीषण हिंसा किसी अन्य राज्य और खासकर भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो उसे राष्ट्रपति शासन लगाने का उपयुक्त मामला बताया जा रहा होता। लेकिन यह देखना दयनीय है कि कथाकथित बुद्धिजीवी और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मौन धारण किए हुए है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ऐसी कार्रवाई करे जो एक नज़ीर साबित हो और बंगाल को राजनीतिक हिंसा के उस दुष्चक्र से निकालने में मददगार बने जिसमें वह बुरी तरह फंस गया है और राष्ट्र के लिए चिंता का कारण है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि संकीर्ण हितों को पूरा करने के फेर में ममता बनर्जी ने राज्य के राजनीतिक माहौल में जानबूझकर जहर घोल दिया है। यह संभव ही नहीं कि किसी दल के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के उकसावे के बिना विरोधी दल के प्रति इस हद तक
नफ़रत से भर जाए कि उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कुचल देने पर आमादा हो जाए।